आप अपने रूम से बाहर निकलिए और किसी खुली जगह पे पहुंच जाइए। अब अपने सिर को ऊपर घुमाइए और देखिए, आपको एक नीला आसमान दिखेगा और हो सकता है इसके साथ कुछ क्लाउड्स, इंसेक्ट्स और बर्ड्स भी दिखें। जो चीज़ आप नहीं देख पा रहे हैं वह है धरती के सरफेस से कई किलोमीटर्स ऊपर तक फैला हुआ हमारा एटमॉस्फेयर। इनफैक्ट धरती का एटमॉस्फेयर धरती के सरफेस से लगभग 10,000 किलोमीटर्स ऊपर तक फैला हुआ है और यह एटमॉस्फेयर मिक्सचर है अलग अलग गैसेस, वाटर वेपर और डस्ट का। और यह एटमॉस्फेयर हमारी धरती पर लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। लेकिन अगर यह एटमॉस्फेयर गैसेस, वाटर वेपर और डस्ट का बना हुआ है तो इसका वेट तो ज़रूर होगा, और अगर यह 10,000 किलोमीटर्स ऊपर तक फैला हुआ है तो इसका वेट काफ़ी ज़्यादा होगा। तो फिर हम और बाकी सारी लाइफ फॉर्म्स इसके वेट के नीचे दब क्यों नहीं जाते? हम इतने सारे वेट को झेलने के बावजूद आखिर जिंदा कैसे हैं और बिना एटमॉस्फेयर के वेट को महसूस किए हुए अपने जीवन के सभी काम आसानी से कैसे कर पाते हैं? फोर्थ सेंचुरी बीसी में ग्रीक फिलोसोफर और पॉलीमैथ एरिस्टोटल ने एक विचार को आगे बढ़ाया। यह विचार यह कहता था कि नेचर में वैक्यूम एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि डेंसर मटेरियल्स तुरंत ही क्रिएट हो रहे वैक्यूम को फिल कर देंगे। इस आइडिया को हॉरर वैक्वी के नाम से जाना जाता था और अगले 2000 ईयर्स तक लगभग सभी लोग एरिस्टोटल के इस विचार का समर्थन करते थे। और एरिस्टोटल के इस आइडिया के बहुत बड़े समर्थक थे कैथोलिक चर्च, जो कि एक बहुत ही बुरी बात थी गैलीलियो गैलीली नाम के एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर और फिजिसिस्ट के लिए। गैलीलियो को 1643 में चर्च के सामने पेश होना पड़ा क्योंकि वो सबको बताते फिर रहे थे कि धरती हमारे इस ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, जबकि चर्च ये माना करती थी कि धरती हमारे इस यूनिवर्स का केंद्र है। अपना जीवन बख्शने के बदले गैलीलियो को एस्ट्रोनॉमी को हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ा। लेकिन अपने रिटायरमेंट के दौरान गैलीलियो ने एक बुक पब्लिश की और इसी बुक ने उस फिजिक्स की नींव रखी जिसे आज हम जानते और पढ़ते हैं। इसी बुक के पन्नों के बीच में एक एक्सपेरिमेंट दफन था। इस एक्सपेरिमेंट में गैलीलियो ने एक ग्लास बॉटल लिया जिसके मुंह पे कॉर्क लगा हुआ था। उस ग्लास बॉटल में गैलीलियो ने और एयर पंप कर दी एक सिरिंज की सहायता से। अब इस ग्लास बॉटल को उन्होंने एक स्केल पे रखा और उसका वेट मेजर कर लिया। इसके बाद उन्होंने ग्लास बॉटल के कॉर्क को रिमूव कर दिया। कॉर्क को रिमूव करते ही ग्लास बॉटल का वेट कम हो गया। वेट में आया यह डिफरेंस यह दिखाता है कि एयर का भी वेट होता है। इसके पहले सभी लोग यह मानते थे कि एयर वेटलेस होती है। गैलीलियो कैथोलिक चर्च से इतने डरे हुए थे कि उन्होंने अपनी बुक को नेदरलैंड स्मगल किया पब्लिश करने के लिए, और गैलीलियो की यह बुक कुछ ब्रिलियंट लोगों तक पहुंची। उनमें से एक थे एवेंजेलिस्टा टॉरिचेली। टॉरिचेली हमेशा इस बात पे सोचा करते थे कि किसी भी स्ट्रॉ से पानी ग्लास से हमारे मुंह में कैसे पहुंचता है। क्या हमारे मुंह में एक वैक्यूम बनता है जो कि इस पानी को स्ट्रॉ की सहायता से हमारे मुंह तक पहुंचाता है? इनफैक्ट गैलीलियो का तो ऐसा ही मानना था। गैलीलियो का यह मानना था कि वैक्यूम में मैजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से वैक्यूम लिक्विड को अट्रैक्ट करता है। लेकिन टॉरिचेली को यह आइडिया सही नहीं लगता था। टॉरिचेली को ऑलरेडी गैलीलियो की बुक पढ़ने से ये तो पता चल गया था कि एयर का वेट होता है, लेकिन क्या एयर का वेट इतना ज़्यादा होता है कि वो वाटर को स्ट्रॉ के थ्रू पुश कर सके? इसे प्रूव करने के लिए टॉरिचेली ने एक एक्सपेरिमेंट रन किया। उन्होंने एक ग्लास ट्यूब ली और उसमें मर्क्यूरी फिल कर दिया। अब उन्होंने इस ग्लास ट्यूब के ओपन एंड को एक मर्क्यूरी से भरे हुए बोल में उलट दिया। मर्क्यूरी का लेवल इनिशियली गिरता है और उसके बाद एक पॉइंट पे पहुंचकर स्टेबल हो जाता है। इसके बाद उन्होंने एक दूसरा ग्लास ट्यूब लिया जिसके क्लोज्ड एंड पर एक बड़ा ग्लास लोब था। उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट उस दूसरे ट्यूब के साथ भी दोहराया। अगर वैक्यूम लिक्विड्स को अट्रैक्ट करता है तो दूसरे वाले ट्यूब में ज़्यादा बड़ा वैक्यूम बनेगा और इस ट्यूब में लिक्विड या मर्क्यूरी का लेवल ज़्यादा होना चाहिए पहले ट्यूब के मुकाबले। लेकिन एक्सपेरिमेंट रन करने के बाद ऐसा नहीं हुआ। दोनों ही ट्यूब्स में मर्क्यूरी का लेवल एग्जैक्टली सेम था। इस एक्सपेरिमेंट में यह साफ हो गया था कि वैक्यूम किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करता, बल्कि एयर सभी चीज़ों को पुश करती है। एयर के एक बहुत ही छोटे पार्ट्स में बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये मॉलिक्यूल्स रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं और इन्हीं मॉलिक्यूल्स के कोलिजन्स की वजह से एयर का प्रेशर बनता है। और क्योंकि एयर प्रेशर मॉलिक्यूल्स के वेट की वजह से नहीं बल्कि मॉलिक्यूल्स के कोलिजन की वजह से होता है, इसीलिए एयर सभी चीज़ों पे ऊपर से नीचे ही नहीं बल्कि हर डायरेक्शन से प्रेशर लगाती है
और इसीलिए आप ये भी देखेंगे कि एयर सिर्फ पुश ही नहीं करती बल्कि पुल भी करती है। जब हम स्ट्रॉ की सहायता से पानी पीते हैं तो एयर पानी को स्ट्रॉ के अंदर पुश करती है। इसी तरह जब हम वैक्यूम क्लीनर को ऑन करते हैं तो एयर ही डस्ट पार्टिकल्स को वैक्यूम के होस के अंदर पुश करती है। टॉरिचेली ने अपने एक्सपेरिमेंट्स कहीं पे भी पब्लिश नहीं किए, लेकिन उन्होंने अपने फ्रेंड्स को इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया और धीरे धीरे यह बात पूरे यूरोप में फैल गई। जर्मनी के मैग्बर्ग के मेयर ऑटो वैन ग्यूरिक ने 1654 में एक पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन किया। उन्होंने 2 कॉपर से बने हुए डोम्स लिए और उन्हें ग्रीस की सहायता से सील कर दिया। इसके बाद उन्होंने कॉपर डोम्स के बीच में मौजूद एयर को बाहर पंप कर दिया और हॉर्सेस की सहायता से इन डोम्स को अलग करने लगे। बताया जाता है कि लगभग 32 हॉर्सेस की ज़रूरत पड़ी इन डोम्स को सेपरेट करने के लिए। तो अगर एयर का प्रेशर इतना ज़्यादा है और हम एयर के एक 10,000 किलोमीटर जितने गहरे ओशन के बॉटम पे रहते हैं तो हमारी बॉडीज़ इस प्रेशर की वजह से क्रश क्यों नहीं हो जाती? आखिर हम बिना किसी परेशानी के आसानी से कैसे जी पा रहे हैं? तो होता ऐसा है कि जितना प्रेशर एयर हमारी बॉडी पे लगा रही है उतना ही प्रेशर हमारी बॉडी बाहर की तरफ लगा रही होती है। हमारी बॉडी में मौजूद सेल्स में वाटर होता है और वाटर बाहर की तरफ प्रेशर लगा रहा होता है। इसी तरह लंग्स में मौजूद एयर भी बाहर की तरफ पुश कर रही होती है। और अगर एयर प्रेशर कभी हमारी बॉडी के अंदर के प्रेशर से कम या ज़्यादा हो जाए तब भी हमारी स्किन और बोन्स इतनी मजबूत हैं कि वह इस प्रेशर के डिफरेंस को आसानी से झेल जाती हैं। एयर प्रेशर के एब्सेंस में हमारा शरीर जेली जैसा बन जाएगा। तो अब आप अगर अपने जीवन में किसी भी चीज़ को लेकर प्रेशर महसूस कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि आप इतने सारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को झेल रहे हैं और इस प्रेशर के मुकाबले जीवन में आने वाले बाकी सभी प्रेशर्स कुछ भी नहीं है। So that's it for today's video. Thanks for watching and stay curious.